फॉरएवर यू के सीज़न 2 की कहानी है तोंगफा और फून की। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं टाइफून को, जो एक माउंटेन पे होता है सी की तरफ फेस करके। लेकिन वो फोटो जो है वो स्काई की ले रहा होता है और कह रहा होता है कि ये स्काई ही है जो हर पल हर वक्त बदलता रहता है, कभी एक सा नहीं होता। फिर रात के टाइम पे वो एक और फोटो क्लिक करता है, साथ ही कहता है कि ये मेरा सीक्रेट प्लेस था। जब भी मैं डरता था, परेशान होता था या दुनिया से छुपना चाहता था तो यहाँ आता था। फिर पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ़ोन बहुत ज़्यादा डरा होता है और तभी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे टोंगफा आता है। ये याद करके प्रेजेंट में फ़ोन सोच रहा होता है कि मैं हमेशा चाहता था कि जब भी मेरे साथ कुछ भी हो, आप हमेशा मुझे ढूंढते हुए आइए। और टोंगफा फ़ोन को घर भी छोड़ते हैं जहाँ पर उसकी बड़ी बहन होती है और कह रही होती है कि तुम डरो मत, मैं मम्मी पापा से इस बारे में नहीं बताऊंगी। और प्रेजेंट का फ़ोन यही सब सोच रहा होता है। तभी एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोंगफा अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो रहे थे। और तभी फ़ोन की बहन कह रही होती है कि मुझे तो ये लगा था हम साथ में हाई स्कूल करेंगे, लेकिन अब तुम चले जाओगे तो हम लोगों को ट्यूशन कौन देगा। जिस पे तोंगफा बोलते हैं कि मुझे पता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो और मेरे बिना भी अच्छा करोगे। फिर वो फ़ोन से कहते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम तक नहीं मिल पाएंगे, इसलिए अपना अच्छे से ध्यान रखना। और उसके बाद वो तीनों फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं एक साथ। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फ़ोन अपनी बड़ी बहन के सेमेंट्री के पास बैठा था, मतलब उसकी बड़ी बहन मर चुकी थी। और वो ऐसे ही अपनी बहन के सेमेंट्री के पास बैठा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है जहाँ पे उसके अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए। और यहाँ पर वो उनसे कह रहा होता है कि मैं कुछ टाइम अकेले टॉर्फिन के साथ रहना चाहता था, इसके बाद मैं चला जाऊँगा और आपको या पापा को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अब यहाँ पर उसके अंकल थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर अकेले रहोगे, कैसे सब कुछ मैनेज करोगे, तो इसलिए तुमको अगर कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर लेना। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम फ़ोन को chiang mai के एक यूनिवर्सिटी के पास वाले डॉम में रहते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो वही फ़ोटो निकाल के रखता है जो उसने अपनी बड़ी बहन और तोंगफा के साथ खिंचवाई थी। और उसके बाद वो अपनी एक डायरी निकालता है जिसमें वो अपने बहन के लिए लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि मैं यहाँ पर chiang mai में अच्छे से पहुँच गया हूँ। हाँ, मेरा मेडिकल में पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और मैं डॉक्टर सिर्फ तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। और आज मौसम भी अच्छा है, इसलिए मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। उसके बाद हम उसको कैमरे के साथ देखते हैं जहाँ पर वो रास्ता भटक गया रहता है और एक कार वाले से हेल्प लेकर स्ट्रीट्स की बहुत सारी फ़ोटोज़ लेता है और वो कार वाला उसे मार्केट में उतार देता है। वहाँ पर भी वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है एक सबसे स्पेशल इंसान पे और वो कोई और नहीं, टोंगफा ही होते हैं। वो टोंगफा को देख ही रहा होता है, तभी उसे धक्का लगता है और वो डायरेक्ट टोंगफा के ऊपर गिरता है। टोंगफा उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन फ़ोन सोच रहा होता है कि हम लोग अब 4 साल बाद मिले हैं, क्या ये मुझे जानते भी हैं, मतलब पहचानते हैं भी या नहीं। लेकिन फ़ा इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अकेले क्यों हो। और ठीक उसी टाइम पे तोंगफा के कॉलेज का एक और फ्रेंड आता है और वो उससे बोलने लगता है। और ये देखकर फ़ोन धीरे धीरे पीछे हटता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर फ़ोन जो है एक पेड़ के नीचे बैठा होता है एक बिल्ली के साथ, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में वो रास्ता ही भूल गया था। और तभी वहाँ पर तोंगफा आते हैं एक अम्ब्रेला के साथ और उसको देखने के बाद फा बोल रहे होते हैं कि देखो, तुम जब भी रास्ता भटक जाना तुम वहीं बैठ जाना, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता हुआ पहुँच जाऊँगा। और प्रेजेंट में भी ठीक ऐसा ही होता है। फ़ोन भले ही दूर जा रहा होता है, लेकिन तभी फ़ा उसके सामने आते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसके बाद वो दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं और तब वहाँ पर फ़ा पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अकेले क्यों आए हो और किस कॉलेज में तुमने एडमिशन लिया है। जिस पर वो कॉलेज का नाम बताता है वो वही यूनिवर्सिटी थी जिसमें फ़ा भी पढ़ते थे। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं यहाँ पर पहले इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ एडजस्ट हो सकूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे वेट में हुआ है। जिस पे फ़ाह बोलते हैं लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें फ़ोटोग्राफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर ये एनिमल्स के पास कैसे आ गए तुम। लेकिन तुम्हें पता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम आज भी वैसे ही हो जैसे बचपन में थे। और तुम्हें देखने के बाद मुझे पुराना अपना बचपन याद आ गया, कैसे हम दोनों और तोरफन साथ में रहते थे, खेलते थे। तोरफन का नाम सुनते ही फ़ोन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और इसके बाद फ़ाह फ़ोन से पूछता है टॉरफन के बारे में और यहाँ पर फ़ोन झूठ बोलता है कि हाँ वो ठीक है। उसके बाद फ़ाह फ़ोन को उसके बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप करता है और चला जाता है। उसके बाद फ़ोन अपने जब रूम में होता है तो वो सारे लेटर्स निकालता है जो उसने अपनी बड़ी बहन टॉरफन के लिए लिखे थे।
और साथ ही एक और लेटर लिखता है आज के बारे में, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो फ़ा से मिला और कैसे उन लोगों ने क्या-क्या बातें करी, और ये भी कि उसने झूठ बोला। वो ये सब लिख रहा होता है, तभी उसके दरवाज़े पे नॉक होती है, और वो जब दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर तोंगफा होते हैं और वो उससे कह रहे होते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है टॉरफन के बारे में। तुम सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। और आगे वो कह रहे होते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से करोगे। तुम्हारी वज़ह से ये सब कुछ हुआ है। और ये सब बोलकर टोंगफा वहाँ से चला जाता है, और ये देखने के बाद फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीट के रोने लगता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है और उसे समझ आता है कि ये सब सपना था। फिर उसके अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें लेके आता है और वापस से पढ़ने बैठ जाता है। और इस पढ़ाई में उसका पूरा टाइम निकल जाता है, और जब रात होती है तो अचानक से लाइट चली जाती है। अब इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ोन अपने पापा का सबसे कीमती वाज तोड़ देता है, और इस वजह से उसके फादर उसको पनिश करते हैं और उसको लॉक कर देते हैं स्टोर रूम में, जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कोई लाइट नहीं थी। और फ़ोन बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, और तभी वहाँ पर टोंगफा आते हैं, क्योंकि टोंगफा और फ़ोन का घर बगल बगल था। उसके बाद वो फ़ोन का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और बैठे ही रहते हैं। फिर प्रेजेंट में फ़ोन देखता है कि उसके फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, और इसलिए वो जल्दी जल्दी फ़ा को कॉल करता है और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। फ़ा उससे सिर्फ इतना पूछते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी डर लगता है, और साथ ही ये भी कि उसका रूम नंबर क्या है। और फिर उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि फ़ा वहाँ पर पहुँच गए थे। साथ ही वो ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी ने बताया कि यहाँ पे लाइट नहीं आने वाली है कल सुबह तक, तो इसलिए तुम मेरे साथ मेरे डॉम में चलो। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को फ़ा के घर पे देखते हैं, जहाँ पर फ़ा उसे कुछ कपड़े देते हैं और बोलते हैं कि तुम बेडरूम में आराम से सो, मैं यहाँ काउच पर सो जाऊँगा। जिस पे फ़ोन कह रहा होता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता और हम एक रूम में सो सकते हैं। लेकिन फ़ा उससे बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम आराम से बेडरूम में रेस्ट करो। फिर रात के टाइम में फ़ा कुछ बुक्स लेने के लिए बेडरूम में आते हैं और देखते हैं कि फ़ोन सोया नहीं था। तो ये देखने के बाद फ़ा उससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पे अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो या फिर बेड नहीं सही है? साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि तुम अगर लाइट्स ऑन करोगे तो तुम कैसे सो पाओगे? जिस पे फ़ोन कहता है कि मैंने काफ़ी कोशिश करी, पर मैं लाइट ऑफ करके नहीं सो पाता। तो फ़ा उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ जब तक तुम सो नहीं जाते। और उसके बाद वो अपना हाथ देते हैं और फ़ोन झट से उनका हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद फ़ा लाइट ऑफ करते हैं, और इस टाइम पे फ़ोन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, और वो कहता है कि मैं जब तक पूरी तरह सो ना जाऊँ, आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइएगा। जिस पे फ़ा बोलता है कि हाँ, ठीक है। और उसके बाद फ़ोन उनको गुड नाइट कहता है और सो जाता है। फिर अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है वहाँ पे फ़ा नहीं होते हैं। फिर जब बाहर आता है तो फ़ा उसे कुछ कपड़े देते हैं और कहते हैं, तुम शार ले लो, फिर हम कुछ खाने चलते हैं। साथ ही उसे ये भी कहते हैं कि तुम मुझे टॉरफन की आईडी दे दो, हम काफ़ी टाइम से टच में नहीं हैं, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जिस पर फ़ोन हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है शार लेने के लिए। फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर फ़ोन कुछ भी नहीं खा रहा होता है, मतलब बस थोड़ा-थोड़ा खा रहा होता है। और तभी फ़ाउज़ से पूछते हैं तो टॉरफन यूनिवर्सिटी के पास वाले डॉम में रहती है? जिस पे फ़ोन सिर्फ़ हाँ में सर हिलाता है। तो टोंगफा कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी अकेले जाने देगी। कहीं तुम लोगों ने लड़ाई तो नहीं करी है? जिस पे फ़ोन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ज़िद करी इसलिए उसने मुझे आने दिया। फिर उसके बाद घर आने के बाद फ़ोन टॉरफन का फ़ोन चार्ज पे लगाता है, और जब मैसेजेस ओपन करता है तो वहाँ पर फ़ा के मैसेज होते हैं जो उसी से रिलेटेड होते हैं। और टोंगफा लिखे होते हैं कि आज मैं फ़ोन से मिला, वो उसी यूनिवर्सिटी में है जिसमें मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद फ़ोन टॉरफन बन के रिप्लाई करता है कि क्या सच में तुम उससे मिले? तो आगे फ़ा बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये बताओ कि क्या घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है? जिस पर वो बोलता है कि नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जिस पे फ़ा बोलते हैं क्योंकि फ़ोन पहले से अलग बिहेव कर रहा है, या फिर हो सकता है कि मैं उसकी चिंता करता हूँ और इसलिए ओवरथिंक कर रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद फ़ोन बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसके बाद फ़ोन अपना फ़ोन उठाता है और फ़ा को मैसेज करता है कि अगर आप कल फ्री हो तो कल हम कहीं चलते हैं। जहाँ पर फ़ा फ़ोन को देखने के बाद ये कहते हैं कि क्या तुम ठीक से नहीं सोए हो? तुम्हारी आँखें बहुत टायर्ड लग रही हैं। तो वो बोलता है हाँ। जिस पे वो आगे बोलते हैं, लेकिन जब तुम मेरे घर थे तो क्या अच्छे से सो पाए थे? और वो बोलता है हाँ। जिस पर वो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे यहाँ जब चाहो आ सकते हो और रह सकते हो। और आगे फ़ा उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम कब से आ रही है और क्या तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? जिस पे फ़ोन बोलता है कि थोड़ा टाइम हुआ, और हाँ, मैं डॉक्टर के पास गया तो था पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आगे तोंगफा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ खाया है?
पहले तो फ़ोन हाँ बोलता है, लेकिन फ़ा समझ जाता है। वो कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। तो फ़ोन बताता है कि नहीं खाया। फिर उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर फ़ोन बहुत थोड़ा-सा खा रहा होता है। तो फ़ा बोलते हैं अगर तुमने ये जल्दी से फ़िनिश कर लिया ना, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह लेके चलूँगा। और ना चाहते हुए भी फ़ोन को वो फ़िनिश करना पड़ता है। और उसके बाद हम उन दोनों को एक बहुत ही खूबसूरत से और बहुत पुराने टेम्पल के पास देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो लोग बुद्धा के पास मेडिट करते हैं और उसके बाद फ़ोन बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है, बेसिकली स्काई की। ये देख कर फ़ा उससे पूछते हैं कि तुम्हें स्काई बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर वो बोलता है क्योंकि स्काई ब्यूटीफुल है और उसके बाद वो फ़ा की भी एक फ़ोटो क्लिक करता है। और इस टाइम पे फ़ा स्माइल कर रहा होता है और ये देखने के बाद फ़ोन कहता है आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे? जिस पे फ़ा बोलते हैं गेम कैसा गेम? तो वो बताता है कि ये एक ऐसा गेम है जिसमें हम दोनों एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। और फ़ा पूछता है और अगर उसका जवाब हम ना देना चाहें तो? तो फ़ोन कहता है कोई बात नहीं। और उसके बाद फ़ोन सबसे पहले उनसे सवाल पूछता है कि ये बताइए जब हम लोग साथ में नहीं थे तो आपकी लाइफ में क्या-क्या हुआ? तो वो नॉर्मल बताते हैं कि मैं पढ़ता था, ट्यूशन जाता था। और उसके बाद वही सेम सवाल वो उससे भी पूछते हैं, जिस पे फ़ोन कहता है हाँ, मेरी लाइफ भी नॉर्मल थी। फिर वो अगला सवाल पूछता है और तब आपके फ्रेंड्स कैसे थे? जिस पे फ़ाह बोलते हैं नॉर्मल थे। और तुम्हारे? तो वो बोलता है हाँ, मेरे फ्रेंड्स भी नॉर्मल थे। फिर आगे वो पूछता है और अब आपके फ्रेंड्स कैसे हैं? जिस पर फ़ाह बोलते हैं अब मेरे फ्रेंड्स तो एकदम वियर्ड हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। उसके बाद फ़ा उससे उस बिल्ली के बारे में पूछते हैं जिसको उसने बारिश में बचाया था। और उस टाइम पे फ़ोन उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन फ़ा को पता था कि अगर इसके पापा को पता चला ये चीज़, तो वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। इसलिए उस टाइम पे फ़ा उस बिल्ली को अपने पास रखने के लिए मान गए थे। उस कैट के बारे में याद करके फ़ोन बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है और कहता है जब तक वो कैट आपके पास थी आपने बहुत अच्छे से देखभाल करी, लेकिन मेरे पास वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी फ़ा बीच में बोलते हैं मुझे पता है तुमने भी अच्छे से ध्यान रखा होगा। और उसके बाद फ़ोन उनसे बोलता है कि क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जिस पर वो कहते हैं हाँ। और वो उनसे पूछता है कि क्या इस टाइम पे आप किसी को डेट कर रहे हैं? तो फ़ा बोलते हैं नहीं, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। आगे वो बताते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं किसी को डेट कर रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और उसके बाद से मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। और आगे वो बता रहे होते हैं कि उस इंसान के लिए मैं सब कुछ था, उसका स्काई था, क्योंकि मेरे नाम का मतलब भी तो स्काई होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब बारिश होती है और उसके बाद स्काई सुंदर नहीं लगता है और उस टाइम पे कोई भी नहीं देखता है, क्योंकि हमेशा इंसान चाहता है कि स्काई ब्यूटीफुल दिखे, डल नहीं। और ऐसा जवाब सुनकर फ़ोन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।